हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी। इसके कवि हैं जगदीश चंद्र माथुर। परिचय हुए इनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई थी 1978 में। परिचय जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी के लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शरदिया आदि। गद्य संबंधी है। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दखियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान दिया है। तो अब हम अपना लेसन चालू करते हैं। इसके पात्र हैं उमा, सुशिक्षित युवती, रामस्वरूप, उमा के पिता, प्रेमा, उमा की माँ, शंकर युवक, गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता, रत्न, रामस्वरूप का नौकर। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ आ रही है वो अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। मतलब रामस्वरूप जो है वो एक कमरे से दरवाजे पकड़कर अंदर आते हैं। उनका नौकर भी उनके साथ तख्त को पकड़ा हुआ है। रामस्वरूप बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रत्न, बिछा दे साहब। रामस्वरूप बोलते, जरा तेज आवाज़ में बोलते हैं, चिल्ला कर। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और वो पसीना किस लिए बहाया? मतलब उसे बिछाने के लिए ही बहाया है। रत्न तख्त बिछाता है हंसते हुए, ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी। रत्न जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, समाज सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? प्रेमा बोलती हैं। रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। रत्न, बाबूजी, धीमी आवाज़ में बोलते हैं रामस्वरूप को। दरवाजे से बाहर झांककर रामस्वरूप देखते हैं, अरे प्रेमा, वो आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हा 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 हा। हंसते हंसते बोलते हैं, आइए आइए बाबू। गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ, भी हंसते हंसते बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? रामस्वरूप पूछते हैं। गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हंसते हुए बोलते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। मतलब 7 दिन में जो 2 दिन की छुट्टी होती है वो। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ में तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप हाँ हंसते हुए बोलते हैं, तकल्लुफ़ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं। अंदर जाते हैं रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हंसते हुए बोलते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब,
मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर सुना है सरकार, खड़खड़ाकर बोलते हैं, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वो क्या? रामस्वरूप पूछते हैं, क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती का टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा है आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है कि बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायजा तो मिल ही गया होगा, जन्म पत्र जिसको बोलते हैं। रामस्वरूप जी, जायजा तो मिलना क्या मुश्किल कहते हैं जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप हाँ हाँ हंसते हुए बोलते हैं। मेज को एक तरफ सरका देते हैं और अंदर के दरवाजे की बाहर तरफ मुंह कर जोर जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा ध्यान से तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर से उड़ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपाकार, जी वो पिछले महीने में इसकी आँख दुखने लगी थी और कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? पूछते हैं। रामस्वरूप जवाब देते हैं, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज़ किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, आने अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाय में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकांत गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की छेपती सी आंखों से मिल जाती है। वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद बोलते, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। ये जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वो उमा दीवार पर भी, और उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, ओह, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ हाँ हंसते हैं फिर रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए हंसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद इतना कह रहे थे कि ज़रा रूखी आवाज़ में गोपाल प्रसाद बोलते, रामस्वरूप इतना कह ही रहते हैं, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में,
क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और अपने मन का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा। फिर रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद बोलते हैं खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, मतलब जाने लगते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा और इनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। ये लिए गए भौर का तारा एकांकी संग्रह से। तो आज हमने हिंदी का एक और नया चैप्टर